दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। गौरतलब है कि इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को सिख गुरु गोबिंद सिंह के बेटों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहादत दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इन्हें मुगलों के खिलाफ अपने धर्म की रक्षा करते हुए शहादत हासिल हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में हुआ था। इस जगह को वर्तमान में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब के नाम से जानते हैं। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे, जिन्हें साल 1675 में इस्लाम न स्वीकार करने के चलते औरंगजेब ने मरवा दिया था। साल 1676 में गुरु गोविंद सिंह को सिखों के 10वें गुरु के रूप में घोषित किया गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का स्थायी गुरु घोषित किया था। इन्हें सहजधारी सिख भी कहते हैं। खालसा पंथ में प्रवेश पाने वाले पहले 5 लोगों को पंज प्यारे कहा गया। इन्हीं पंज प्यारों में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ में प्रवेश किया था। हाल ही में कैग की एक रिपोर्ट ने CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के बारे में खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ CPSE कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट से कुछ अन्य मुद्दे भी सामने आए। 32 CPSE ऐसे हैं जिनमें बोर्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले 50% से कम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। 37 CPSE में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, लेकिन बोर्ड में विमेन डायरेक्टर्स नहीं हैं। 17 CPSE ऐसे भी हैं जहां पर डायरेक्टर्स का कोरम पूरा नहीं होता। गौरतलब है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस नियमों, प्रक्रियाओं और कानूनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके जरिए बिजनेस को ऑपरेट और नियमन किया जाता है। सेबी के मुताबिक ये ऐसा बिजनेस कंडक्ट टूल है जिससे कंपनी के प्रबंधन में निजी और कॉरपोरेट फंड्स के बीच अंतर किया जाता है। यह आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। साल 1990 में ब्रिटेन में कैडबरी समिति का गठन किया गया था, जिसने कॉरपोरेट गवर्नेंस को लागू करने के मकसद से कुछ सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों के आधार पर OECD देशों ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर कुछ सिद्धांत जारी किए थे, जिन्हें कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए इंटरनेशनल बेंचमार्क माना जाता है। इनमें शेयरधारकों के अधिकारों का सिद्धांत, साझेदारों की भूमिका का सिद्धांत, समतामूलक व्यवहार का सिद्धांत, पारदर्शिता का सिद्धांत, निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत और नैतिक व्यवहार का सिद्धांत शामिल हैं। भारत में कंपनीज एक्ट 2013 कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क मुहैया कराता है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टेड कंपनीज में कॉरपोरेट गवर्नेंस की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। CPSEs के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जारी करता है। इजराइल स्थित तेल सफ में 7200 साल पुराना कॉटन फाइबर हासिल हुआ है। इसे नीले रंग से रंगा गया है। इस कॉटन फाइबर का ओरिजिन सिंधु घाटी सभ्यता से बताया जा रहा है। ये जानकारी फ्रंटियर्स ऑफ प्लांट साइंस में छपी है। इसके मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता में कॉटन की मौजूदगी काफी पुरानी हो सकती है। साथ ही नीले रंग में रंगा होना सामाजिक ढांचे की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। कॉटन यानी कपास को उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए प्राचीन काल में सिंधु और नील जैसी नदियों के किनारों पर इसका उत्पादन किया गया। तेल सफ जॉर्डन वैली में स्थित एक नियोलिथिक सेटलमेंट है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में स्थित इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यूरोपियन देश इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट कंट्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इजराइल इकलौता देश है जहां पर बहुसंख्यक यहूदी जनसंख्या पाई जाती है। इजराइल अपनी सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से साझा करता है। इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से सीमा साझा करता है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के तट से सटा हुआ क्षेत्र है। गोलन हाइट्स इजराइल और सीरिया के बीच विवादित क्षेत्र है। 1981 में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इजराइल के इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। जॉर्डन नदी इजराइल और जॉर्डन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? मध्य एशिया, मध्य पूर्व या फिर मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया
या फिर मध्य अफ्रीका। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने पुष्प कमल दहल को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये नियुक्ति नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत की गई है। गौरतलब है कि नेपाल में नए संविधान को साल 2015 में अपनाया गया था। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है। यह अपनी सीमा भारत के राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से साझा करता है। इसके अलावा नेपाल तिब्बत से भी सीमा साझा करता है। नेपाल भारत और चीन के बीच बफर स्टेट का काम करता है। यहाँ के 81% जनसंख्या हिंदू है, इसलिए नेपाल के राजनेता इसे हिंदू राज्य घोषित करने की मांग भी करते रहे हैं। हालांकि नेपाल का संविधान इसे सेकुलर स्टेट घोषित करता है। नेपाल अपने पशुपतिनाथ और माया देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाने वाले गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में ही स्थित है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, ब्रिटेन की कैडबरी समिति संबंधित है कॉरपोरेट गवर्नेंस, गरीबी, बेरोजगारी या फिर जलवायु परिवर्तन से। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के 10वें गुरु की जन्मस्थली पटना में स्थित है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक साहिब जी ने की थी। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, खबरों में रहा पद TVS-2M संबंधित है सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, तरंग ऊर्जा से या फिर नाभिकीय ऊर्जा से। सही जवाब है विकल्प डी, नाभिकीय ऊर्जा। फिर अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को साल 2019 में गठित किया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। कूट की सहायता से बताना था क्या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी। 27 दिसंबर का दिन भारत के राष्ट्रगान के इतिहास में अहम है। दरअसल 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान सार्वजनिक मंच पर पेश किया गया था। इसे सरला देवी चौधरानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। कांग्रेस का 26वां अधिवेशन कलकत्ता में 26 से 28 दिसंबर 1911 के बीच आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। गौरतलब है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखित भारतो भाग्य विधाता का हिंदी वर्जन है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आमार सोनार बांग्ला वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। जनगण को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। वहीं वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। राष्ट्रगान के हिंदी वर्जन को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। दरअसल भारत सरकार अपने नेशनल पोर्टल पर मेंशन करती है कि संविधान सभा ने हिंदी वर्जन को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। इस पर टैगोर स्कॉलर्स का कहना है कि राष्ट्रगान में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिंदी और बांग्ला दोनों ही संस्कृत से निकली भाषाएं हैं, इसलिए इनमें समानता होना स्वाभाविक है। टैगोर स्कॉलर्स के मुताबिक वर्तमान राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखित है। राष्ट्रगान को इंग्लिश लैंग्वेज में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में ट्रांसलेट किया गया था। साल 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर मदनपल्ली के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में विजिट पर आए थे, जहां उन्होंने 28 फरवरी 1919 को राष्ट्रगान को इंग्लिश में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के तौर पर ट्रांसलेट किया था। इंग्लिश वर्जन के लिए म्यूजिकल नोट्स मार्गेट कजिन्स ने तैयार किए थे। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में राष्ट्रगान का जिक्र है। अनुच्छेद 51A के मुताबिक हर एक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2021 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पिंगली वेंकैया ने यहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। पट्टाभी सीतारमैया ने यहां से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां पर राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकाट ने यहां सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। सही जवाब है इसका विकल्प सी। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2023 से मनरेगा योजना को पारदर्शी बनाने के मकसद से एक प्रावधान करने जा रही है। योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों की अटेंडेंस को अब डिजिटल तरीके से कैप्चर किया जाएगा।
सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को मई 2021 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। तब 20 या उससे ज्यादा मजदूरों वाली साइट पर इसे लागू किया गया था। 1 जनवरी 2023 से इसे यूनिवर्सल कर दिया जाएगा। डिजिटल तौर पर अटेंडेंस NMMS यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए कैप्चर की जाएगी। इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ जियो टैग फोटोग्राफ अटैच की जा सकती है। जियो टैगिंग से मतलब है किसी फोटो या वीडियो में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जैसे कि अक्षांश और देशांतर की जानकारी जोड़ दी जाती है, जो कि लोकेशन की सही जानकारी मुहैया कराते हैं। आपको बता दें कि मनरेगा का मकसद प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का न्यूनतम मजदूरी गारंटी रोजगार मुहैया कराना है। इसमें परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मानवीय श्रम के लिए इच्छुक होना चाहिए। मनरेगा के प्रमुख लक्ष्य हैं ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक वल्नरेबल वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को रोजगार के अवसर मुहैया कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ संपत्ति का निर्माण करना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम भारतीय संसद से 23 अगस्त 2005 को पारित हुआ। इसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। यह अधिनियम देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन पर चिंता जाहिर की है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के EIA यानी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपी गई थी। ये नोटिफिकेशन सीमित प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। मसलन ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो 20,000 से 50,000 स्क्वायर मीटर बिल्टअप एरिया रखते हैं। वहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और हॉस्टल्स के मामले में बिल्टअप एरिया 20,000 से 1.5 लाख स्क्वायर मीटर है। इनका EIA स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज के बजाय स्थानीय निकायों जैसे कि जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण, नगर निकाय आदि के द्वारा किया जाएगा। एनजीटी के मुताबिक इससे वर्तमान EIA की प्रोसेस सतत नहीं रहेगी। इस नोटिफिकेशन पर एनजीटी ने स्टे लगा रखा है। हालिया आदेश के मुताबिक ये स्टे किसी एक्सपर्ट स्टडी के आने तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट यानी EIA में किसी प्रस्तावित गतिविधि या कार्यक्रम का अध्ययन इस तरीके से किया जाता है कि उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का पता चल सके। ये निर्णय लेने का एक तरीका है जिसमें उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया जाता है और उस विकल्प की पहचान की जाती है जो आर्थिक और पर्यावरण दोनों ही दृष्टि से बेहतर हो। आपको बता दें कि एनजीटी का गठन 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 एक्ट के तहत किया गया था। इससे पर्यावरण की सुरक्षा और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा शीघ्रता से किया जा सके। एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रावधानों के तहत बाउंड नहीं है, बल्कि नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों से निर्देश प्राप्त करता है। ट्रिब्यूनल में दायर की गई याचिकाओं का निपटान 6 महीने के भीतर सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है। एनजीटी एक अर्ध न्यायिक निकाय है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसके चेयरपर्सन हैं। वैश्विक मंदी की खबरों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर आई है। CEBR यानी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के मुताबिक साल 2035 तक जीडीपी के टर्म्स में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। CEBR द्वारा सालाना आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में ये आंकड़े पेश किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी आने वाले 5 सालों में औसतन 6.4% की दर से वृद्धि करेगी। वहीं आने वाले 9 सालों में ये वृद्धि औसतन 6.5% की दर से होने की संभावना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में 2023 में आने वाली वैश्विक मंदी का कारण केंद्रीय बैंकों द्वारा बढ़ाई जा रही ब्याज दरों को बताया गया है। CEBR एक ब्रिटिश इकोनॉमिक कंसल्टेंसी है। आपको बता दें कि भारत वर्तमान में 2.65 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं 19.48 ट्रिलियन जीडीपी के साथ USA पहले स्थान पर काबिज है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित की जाती है? विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या फिर सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। मनरेगा के तहत हर एक ग्रामीण परिवार को रोजगार दिया जाता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो।
आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब उनके क्या हैं। पहला सवाल था, ब्रिटेन की कैडबरी समिति संबंधित है कॉरपोरेट गवर्नेंस, गरीबी, बेरोजगारी या फिर जलवायु परिवर्तन से। सही जवाब है विकल्प ए यानी कॉरपोरेट गवर्नेंस। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के 10वें गुरु की जन्मस्थली पटना में है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक साहिब जी ने की थी। सही कथन चुनना था कूट के माध्यम से, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पहला कथन सही है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। 28 दिसंबर का दिन भारतीय राजनीति में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए जाना जाता है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद कांग्रेस का सालाना अधिवेशन भारत में विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के निर्माण में एक रिटायर ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम की अहम भूमिका रही। उनके अलावा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के मुख्य आर्किटेक्ट माने जाते हैं। कांग्रेस में महिला नेतृत्व 1890 से दिखाई देता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली ने साल 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। उन्होंने साल 1917 में कलकत्ता में आयोजित 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। उन्होंने साल 1925 में कानपुर में आयोजित कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के गठन से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक संगठित रूप हासिल हुआ। इसकी शुरुआत प्रारंभिक उद्देश्यों को लेकर की गई थी, लेकिन समय के साथ इसके उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ और आगे चलकर कांग्रेस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवा बनी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साल 1924 में बेलगाम में आयोजित कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने मद्रास में आयोजित कांग्रेस के 3रे अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न दो। सही जवाब है इसका विकल्प बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रीशैलम में प्रसाद प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। आंध्र प्रदेश स्थित श्रीशैलम में प्रसाद योजना के तहत एक पिलग्रिम कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रसाद यानी पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पर्यटन मंत्रालय के तहत यह योजना वित्त वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी। इसका मकसद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसलिए देश भर में अहम तीर्थ स्थलों की पहचान करके उन्हें अवसंरचना की दृष्टि से विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्लामल्ला पहाड़ियों पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्रीशैलम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित इस मंदिर में दोनों को श्री मल्लिकार्जुन ब्रह्मारंबा के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। श्रीशैलम महाक्षेत्र को पृथ्वी के कैलाश के तौर पर भी जाना जाता है। एनटीपीसी ने इटली की टेक्नीमोंट कंपनी के साथ एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम साइन किया है। मेमोरेंडम का मकसद ग्रीन मेथनॉल का उत्पादन करना है। इसमें कॉमर्शियल लेवल पर उत्पादन की संभावनाएं तलाशने की बात कही गई है। मेमोरेंडम के तहत एनटीपीसी से उत्सर्जित कार्बन को ग्रीन फ्यूल में तब्दील किया जाएगा। ग्रीन मेथनॉल एक ऐसा मेथनॉल है जिसके उत्पादन में 0 या नहीं के बराबर ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। इसका उत्पादन सस्टेनेबल बायोमास या नवीकरणीय विद्युत से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के जरिए किया जाता है। इसका प्रयोग केमिकल इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में किया जाता है। साथ ही मैरीटाइम फ्यूल एप्लीकेशंस में भी इसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मेथनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल एक साधारण अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र CH3OH है। यह प्लास्टिक, पेंट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कार पार्ट्स के लिए केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है।
इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वार्ता के बीच नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर पॉलिसी मेकर्स चिंता जाहिर कर रहे हैं। भारत यूके, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार संबंधी समझौते कर रहा है। इनमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला CECA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट अहम है। पॉलिसी मेकर्स का कहना है कि पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तुलना में नए एग्रीमेंट्स में नॉन टैरिफ मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहते हैं। इनमें कार्बन एमिशन नॉर्म्स, क्लाइमेट एक्शन, श्रम और जेंडर बैलेंस से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। वर्तमान में हो रहे समझौतों में प्योर व्यापारिक मुद्दों के बजाय श्रम और कार्बन एमिशन को ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसका एक उदाहरण यूएसए द्वारा उठाया गया मुद्दा है। यूएसए ने स्टील के विनिर्माण में होने वाले कार्बन एमिशन की बात कही है। दरअसल भारत में स्टील का निर्माण लोहे के खनिज से किया जाता है, जो कि माइनिंग से हासिल होता है। इसमें कार्बन उत्सर्जन होता है। वहीं विकसित देश स्टील के उत्पादन में स्क्रैप का प्रयोग करते हैं, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। व्यापार समझौतों में भारत के स्टील की तुलना विकसित देशों के स्टील से की जाती है। इसमें कार्बन एडजस्टमेंट टैक्स का सहारा लिया जाता है, जो कि पारंपरिक व्यापारिक मुद्दों से अलग है। गौरतलब है कि FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र की परिकल्पना पर आधारित है। इसका मकसद व्यापारिक बाधाओं को समाप्त कर देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, प्रसाद योजना संबंधित है पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर गरीबी उन्मूलन से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीशैलम नल्लामल्ला पहाड़ियों पर स्थित है। श्रीशैलम कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। श्रीशैलम के प्रमुख देवता श्री विष्णु हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल निम्न में से किसके द्वारा आयोजित की जाती है? विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या फिर सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। और सही जवाब है इसका विकल्प डी। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। मनरेगा के तहत हर एक ग्रामीण परिवार को रोजगार दिया जाता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका विकल्प ए। साल 2022 खत्म होने को है। आइए नजर डाल लेते हैं इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से बड़े फैसले सुनाए हैं। साल के पहले ही महीने में सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर फैसला सुनाया था। नील ऑर्लियो नून्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में नीट में ओबीसी श्रेणी को 27% आरक्षण को मंजूरी दी थी। जनवरी महीने में संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी बड़ा फैसला सामने आया था। अरुणाचला गाउंदर बनाम पोन्नुसामी के इस केस में कोर्ट ने तय किया था कि एक हिंदू बेटी को पैतृक संपत्ति पर पूरी तरह अधिकार है। इधर होटल प्रिया बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कोर्ट ने ऑर्केस्ट्रा और बार में परफॉर्म करने वाली महिलाओं की संख्या पर लगी सीमा को खत्म कर दिया। कोर्ट का मानना है कि बार में महिलाओं की संख्या पर रोक लगाने का नियम उनकी आजीविका पर बुरी तरह असर डालता है। कोविड वैक्सीन पर अनिवार्य प्रावधानों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया था। कोर्ट ने जैकब पुलियल बनाम भारत संघ के केस में तय कर दिया था कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए इनकार करना व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। बुद्धादेव करमास्कर बनाम पश्चिम बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत सेक्स वर्क को प्रोफेशन का दर्जा दिया है। कोर्ट ने UIDAI को आदेश दिया था कि वह सेक्स वर्कर्स को जल्द से जल्द आधार मुहैया कराए। हिजाब पर बैन लगाने के मामले में सबसे ज्यादा चर्चा हुई, सबसे ज्यादा यह खबरों में रहा। इस पर आयशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अलग अलग राय रखी थी। एक जज ने किसी एक समुदाय को कुछ भी पहनने की आजादी को सेकुलरिज्म के लिए खतरा माना था, जबकि दूसरे ने इसे व्यक्तिगत पसंद का मसला बताया था। गौरतलब है कि इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने को इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिसेस मानने से इनकार कर दिया था। नवंबर महीने में कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। आपको बता दें कि जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने EWS के 10% कोटा को संवैधानिक माना।
रेप से जुड़े केसेस पर भी कोर्ट ने इस साल एक अहम फैसला सुनाया था। झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय के केस में कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के शिकार महिलाओं के 2 फिंगर टेस्ट को गैर कानूनी करार दिया था। इसके साथ ही इस तरह की प्रैक्टिस को अब कोर्ट ने अपराध की श्रेणी में रखा है। तो ये तो हुई बात 2022 में सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से बड़े फैसले थे। आइए अब आज की खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनएआई यानी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक चौंकाने वाला बयान आया है। हाल ही में गुड गवर्नेंस को लेकर एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी। इसमें एनएआई के डायरेक्टर जनरल ने एक बयान दिया, जिसके मुताबिक एनएआई के पास 1962, 1965 और 1971 में हुए युद्धों का रिकॉर्ड नहीं है। इसमें हरित क्रांति का रिकॉर्ड न होने की बात भी कही गई है। इस बयान ने इतिहासकारों को चौंका दिया है। गौरतलब है कि एनएआई संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका गठन साल 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के तौर पर कोलकाता में हुआ था। वर्तमान में एनएआई नई दिल्ली में स्थित है। इसका मकसद सभी नॉन करेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है, जिससे इन्हें प्रशासनिक और शोध जैसे कामों के लिए प्रयोग किया जा सके। एनएआई ने डिजिटल तौर पर रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने के मकसद से अभिलेख पटल पोर्टल भी तैयार किया है। पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 के मुताबिक सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को 25 साल से पुराने रिकॉर्ड्स एनएआई को ट्रांसफर करने होते हैं, लेकिन इनमें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को शामिल नहीं किया जाता। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन से मतलब पब्लिक रिकॉर्ड से संबंधित टॉप सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल सूचना से होता है, जिसके बारे में गृह मंत्रालय समय समय पर सूचना जारी करता है। आपको बता दें कि साल 1962 में चीन ने भारत पर सैन्य आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में चीन ने अक्साई चीन पर नियंत्रण कर लिया था। चीन की सेनाएं अरुणाचल प्रदेश तक प्रवेश कर गई थी, जिसे बाद में वापस कर दिया गया। साल 1965 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण के मुद्दे पर विवाद हुआ। पाकिस्तान ने कच्छ क्षेत्र और कश्मीर में भारत पर आक्रमण किया। इसके जवाब में भारत ने लाहौर की तरफ से पाकिस्तान को काउंटर किया। इस युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह सफलता हासिल हुई, जिसके बाद ताशकंद का समझौता हुआ था। साल 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली को लेकर आंदोलन हुआ। इसके बाद हुए चुनावों में शेख मुजिबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान में बहुमत हासिल हुआ, लेकिन उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए बर्बर हिंसा का प्रयोग किया गया। इन्हीं परिस्थितियों के बीच दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, जिसके जवाब में भारत ने भी आक्रमण किया। इससे पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के तौर पर सामने आया। इसके बाद दोनों देशों के बीच शिमला समझौता संपन्न हुआ था। इन दिनों तेलंगाना में नीम के पेड़ों में कुछ बीमारियों के फैलने की खबर सामने आ रही है। इन बीमारियों की पहचान ट्विग ब्लाइट और डाईबैक डिजीज के तौर पर हुई है। जानकार बता रहे हैं कि डाईबैक डिजीज नीम की पत्तियों, उनकी टहनियों और फूलों के विकास पर असर डालती है। तेलंगाना और दूसरे दक्षिणी राज्यों में इन बीमारियों से नीम की टहनियों और पत्तियों में समय के पहले और जल्दी सूखने की परेशानी बढ़ रही है। यहां तक कि इस बीमारी से नीम के फलों में 100% नुकसान होने का खतरा इन राज्यों में मंडरा रहा है। गौरतलब है कि नीम के फल यानी निम्बोली से निकलने वाले तेल का इस्तेमाल कई तरह के इलाज में होता है। इसके साथ ही इसकी नई छोटी टहनियों का प्रयोग प्राकृतिक दंतमंजन या ब्रश के तौर पर किया जाता है। नीम की नई छोटी छोटी पत्तियों का इस्तेमाल भी ग्रामीण इलाकों में बीमारियों के इलाज में सीधे तौर पर भी होता है। नीम में कई तरह के एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और दूसरी खूबियां हैं, लेकिन नीम के पेड़ इनका इस्तेमाल खुद की सुरक्षा में नहीं कर सकते। आपको बता दें कि डाई बैक के बारे में पहली बार जानकारी 1990 के दशक में उत्तराखंड के देहरादून में मिली थी, जबकि तेलंगाना में पहली बार इस बीमारी का पता 2019 में लगा था। यह बीमारी खास तौर पर फोमोप्सिस एजाडिराक्टा नाम के कवक से होती है। इसके अलावा यह बीमारी भले ही खास कवक से होती है, लेकिन कीट संक्रमण के चलते इसका असर बहुत तेजी से फैलता है। नीम एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है और यह महोगनी के परिवार का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि यह पेड़ मूल रूप से असम और बर्मा क्षेत्र में पाया जाता है। यह पूरी खबर आपके परीक्षा के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि 2014 में यूपीएससी ने इस पर एक सवाल पूछा था। सवाल क्या पूछा गया था कि नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रोलिफरेशन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधनों और अस्पताल अपमार्जकों यानी हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स का निर्माण करने में होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में भी होता है। और पूछा गया था कि कौन से कथन सही है या हैं, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी।
हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी। सालाना जारी होने वाली रिपोर्ट में भारत के वापकोस को कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म में टॉप रैंकिंग दी गई थी। वापकोस इकलौता पब्लिक सेक्टर है जिसे इस कैटेगरी में शामिल किया गया। वापकोस यानी WAPCOS जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न एक PSU है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 26 जून 1969 को की गई थी। एडीबी की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। यह अपने सदस्यों एवं सहयोगियों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान, इक्विटी निवेश के जरिए आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। एडीबी में वर्तमान में 68 सदस्य देश हैं। इसमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 दुनिया के अन्य क्षेत्रों से हैं। एडीबी मध्यम आय वाले देशों के लिए हार्ड लोन और गरीब देशों के लिए सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराता है। हार्ड लोन से मतलब ऐसे लोन से है जो उसी देश की करेंसी में वापस किया जाना चाहिए जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, जैसे अमेरिकी करेंसी डॉलर। वहीं सॉफ्ट लोन से मतलब ऐसे लोन से होता है जिस पर ब्याज नहीं लिया जाता या बहुत ही कम दर पर ब्याज लिया जाता है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल, डायबैक डिजीज संबंधित है नीम, आम, केला, सेब। दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वापकोस जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करता है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को गृह मंत्रालय अधिसूचित करता है। कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर मैंने क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, प्रसाद योजना संबंधित है पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर गरीबी उन्मूलन। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियों पर स्थित है। श्रीशैलम कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। श्रीशैलम के प्रमुख देवता श्री विष्णु हैं। सही कथन को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही विकल्प है इसका सी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना में रामप्पा मंदिर और भद्राचलम में प्रसाद योजना के तहत फाउंडेशन स्टोन रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर भद्राचलम की यात्रा की है। उनसे पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने साल 1965 में यहाँ की यात्रा की थी। भद्राचलम में कई मंदिरों का समूह है। यहाँ गोदावरी नदी के किनारे स्थित राम मंदिर का डॉक्यूमेंटेशन 17वीं शताब्दी में मिलता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भद्राचलम दंडकारण्य वन का हिस्सा था। यहाँ पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान आए थे। यहीं से रावण ने सीता का अपहरण किया था। भद्राचलम से 2 किलोमीटर दूर येतपका से जटायु पक्षी का इतिहास जुड़ा हुआ है। वहीं काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं। मान्यता के मुताबिक रामप्पा देश में इकलौता मंदिर है जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। ये तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित है। शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय वंश के शासनकाल में राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र ने कराया था। इसे साल 2021 में भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल के तौर पर यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि प्रसाद यानी पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पर्यटन मंत्रालय के तहत यह योजना वित्त वर्ष 2014-15 में शुरू हुई थी। इसका मकसद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसलिए देश भर में अहम तीर्थ स्थलों की पहचान करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 के अंत तक ये ट्रेन पटरी पर दौड़ेंगी। वंदे मेट्रो ट्रेन पहली हाइड्रोजन ट्रेन होंगी जिनका निर्माण घरेलू स्तर पर किया जा रहा है। इनका निर्माण इतनी बड़ी संख्या में किया जा रहा है कि 1950-60 में तैयार की गई डिजाइन को रिप्लेस किया जा सके। गौरतलब है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बहुत कम शोर करती हैं, साथ ही इनसे प्रदूषण भी नहीं होता। जर्मनी दुनिया का पहला देश था जहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि प्रदूषण कम होने के चलते हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। यह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका प्रतीक H और परमाणु क्रमांक 1 होता है। वहीं परमाणु द्रव्यमान 1.008 है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है।
यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन जीवन का आवश्यक तत्व है। यह स्वयं कोई बड़ी भूमिका में न होकर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में रहती है। इसकी सघनता सभी गैसों में सबसे कम है। यह हवा से भी हल्की होती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन गैस है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में आसानी से मिलने वाला, बड़ी मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता होने से हाइड्रोजन भी बहुतायत में पाई जाती है। दरअसल इसे पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए उत्पन्न किया जाता है। पानी से उत्पन्न होकर पानी में ही तब्दील होने के कारण इसे भविष्य के स्वच्छ ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। 30 दिसंबर को स्वदेशी तौर पर निर्मित भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी की 6वीं एनिवर्सरी है। इसे 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। भीम एक बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम ऐप है। इसमें आधार प्लेटफॉर्म का यूज करके यूपीआई के जरिए पेमेंट की जाती है। भीम को स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों में यूज किया जा सकता है। इसे इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं। इसमें 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। भीम ऐप को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है। इसका मकसद देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और डिजिटल तौर पर सशक्त समाज तैयार करना है। आपको बता दें कि एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। इसका गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत किया गया है। भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अधोसंरचना बनाने के लिए यह आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है। यह पीयर टू पीयर लेन देन को भी पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल्ड और भुगतान किया जा सके। इसे साल 2016 में एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2018 में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 2 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने सालाना रिपोर्ट जारी की है। इसे रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कोविड के चलते रोड एक्सीडेंट में काफी कमी देखने को मिली। साल 2021 में 2019 की तुलना में 8.1% की कमी देखने को मिली है। हालांकि रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों की संख्या में 1.9 की दर से इजाफा हुआ है। मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के मकसद से एक रणनीति तैयार की है जो कि एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और इमरजेंसी केयर पर आधारित है। साथ ही ड्राइवर लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग व्यवस्था में सुधार के मकसद से इंस्टीट्यूट्स ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च का गठन किया जा रहा है। द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के गठन की बात कही गई है। भारत ब्रासीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी का हस्ताक्षरकर्ता देश है। विश्व बैंक ने जून 2022 में भारत की सड़कों को सुरक्षित बनाने के मकसद से रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स के लिए 250 मिलियन की फंडिंग मुहैया कराई है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल ब्रासीलिया डिक्लेरेशन संबंधित है। समुद्री सुरक्षा, मत्स्यन, सड़क सुरक्षा या फिर जलवायु परिवर्तन। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप को वित्तीय समावेशन के मकसद से लॉन्च किया गया था। वंदे मेट्रो ट्रेन लॉन्च होने के बाद भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश होगा। कूट के माध्यम से सही जवाब देना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बने थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था डायबैक डिजीज संबंधित है। नीम, आम, केला, सेब। सही जवाब है विकल्प ए यानी नीम। अगला सवाल मैंने पूछा था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WAPCOS जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करता है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को गृह मंत्रालय अधिसूचित करता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों कथन सही हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।